चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के हजारों साल के विशाल नोट्स को कुछ ही मिनटों में एक दिलचस्प सफर में बदलने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या सच में हजारों साल के इतिहास को कुछ मिनटों में दोहराया जा सकता है? आइए इस तेज सफर पर चलकर इसका पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं टाइम मशीन में और अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्राचीन भारत से, जहां पहली महान सभ्यताओं ने जन्म लिया था। तो ये देखिए, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। हम सिंधु घाटी के रहस्यमयी गलियों से यात्रा शुरू करेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य के विशाल विस्तार को देखेंगे और अंत में गुप्त साम्राज्य के सुनहरे दौर तक पहुंचेंगे। जरा सोचकर देखिए, आज से हजारों साल पहले एक ऐसा शहर था जहां आज के मॉडर्न शहरों की तरह सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनी थीं और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, सच में अपने वक्त से बहुत बहुत आगे। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। इतनी बड़ी सभ्यता जो व्यापार पर इतना जोर देती थी, उसका कोई बड़ा बंदरगाह शहर भी तो रहा होगा। जरा सोचिए, क्या नाम हो सकता है? बिल्कुल सही, लोथल। और इसका जो विशाल डॉकयार्ड था ना, वो इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग कितने जबरदस्त समुद्री व्यापारी थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं भारत के एक ऐसे साम्राज्य पर जो इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि उसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। कौन था इसके पीछे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने ही 322 ईसा पूर्व में इस विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अक्सर सुनने में आता है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, पर क्यों? ऐसा क्या खास था? भाई, ये वो दौर था जब विज्ञान, गणित, साहित्य, कला हर चीज अपने चरम पर थी। सोचिए, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी तो सोची भी नहीं जा सकती। तो प्राचीन भारत का सुनहरा दौर हमने देखा। अब चलिए इतिहास की किताब का अगला पन्ना पलटते हैं और कदम रखते हैं मध्यकालीन भारत में। एक ऐसा दौर जहां सल्तनतें बनी और बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए। और बात जब मध्यकाल की हो तो दिल्ली सल्तनत का जिक्र तो आएगा ही। ये बड़ा ही दिलचस्प दौर था। मतलब एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने यहां राज किया और हर किसी ने अपनी छाप छोड़ी। जैसे खिलजी की बाजार कंट्रोल पॉलिसी, या फिर तुगलक के वो साहसिक लेकिन कह सकते हैं कि विवादों से भरे एक्सपेरिमेंट्स। दिल्ली सल्तनत का सूरज ढल रहा था और इसी के साथ एक और भी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हो रहा था, मुगल साम्राज्य। और मुगलों के एक बादशाह का एक बड़ा ही अनोखा विचार था, सभी धर्मों को एक साथ लाने का। जी हां, वो थे अकबर। उन्होंने सिर्फ दीने इलाही ही नहीं बल्कि मनसबदारी सिस्टम भी शुरू किया। ये एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था अधिकारियों के लिए, जिससे इतना बड़ा साम्राज्य चलाना बहुत आसान हो गया था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ था। एक तरफ मुगलों का दबदबा था तो दूसरी तरफ दक्कन में एक और बड़ी शक्ति तेजी से उभर रही थी, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उन्होंने प्रशासन के लिए अष्टप्रधान बनाया, मतलब 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, जो उनके कुशल शासन की असली रीढ़ थी। और अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जो गुलामी की जंजीरों और आज़ादी के लिए एक लंबे, बहुत लंबे और कठिन संघर्ष की कहानी कहता है, आधुनिक भारत। 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक तारीख नहीं है। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में एक आग लगा दी और भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। और इसने आज़ादी की लड़ाई को और भी ज्यादा तेज कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। अब इस लड़ाई की कमान एक ऐसे इंसान के हाथों में आई जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा की असली ताकत दिखाई, महात्मा गांधी। गांधी जी के आंदोलनों की बात करें तो उनमें से एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये एक बहुत ही साधारण से लेकिन बेहद शक्तिशाली काम के लिए जाना जाता है। क्या किसी को अंदाजा है वो क्या था? नमक कानून तोड़ना, बिल्कुल। वो दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि कैसे बस एक मुट्ठी नमक अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तो अब
आज़ादी का सूरज बस निकलने ही वाला था। अब वक्त था एक नए, एक आज़ाद भारत की नींव रखने का, एक ऐसा देश बनाने का जो अपने लोगों के सपनों को पूरा कर सके। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। बाल गंगाधर तिलक का वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम की उस कभी न हारने वाली भावना को दिखाता है। तो ये थी हजारों सालों के इतिहास की एक बहुत ही तेज यात्रा, सिंधु घाटी से शुरू होकर संविधान के बनने तक। अब आखिर में एक सवाल, इन सभी ऐतिहासिक पड़ावों में से वो कौन सी घटना है जो आज के भारत पर सबसे ज्यादा असर डालती है? इस पर सोचिएगा जरूर।